सो वेलकम एवरीवन, मैं हूं स्वाति सेजवानी। स्वागत करती हूँ आपका उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट टॉप 20 क्वेश्चन आंसर्स की हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम पार्ट 10 करने वाले हैं और उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, ओनली 4 क्वेश्चन हमारे बच्चे हैं, फिर हमारे टॉप 20 जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए आज हम एक क्वेश्चन करेंगे, स्लोली पढ़ेंगे क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें पूछी गई हैं। इससे दो शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जैसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द टर्म इन्वेंटरी, यानी कि आप इन्वेंटरी शब्द से क्या समझते हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है आपका, और इसी में सेकंड एडिशनल क्वेश्चन बनता है, डिस्क्राइब ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस एंड मेथड्स ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल। इन्वेंटरी कंट्रोल के उद्देश्य बताने आपको, ये पहली चीज हो गई। दूसरे आपको इसके महत्व बताने हैं, यानी कि आपको इंपॉर्टेंस बतानी है। और तीसरा आपको तरीके बताने हैं इन्वेंटरी कंट्रोल के। ठीक है, तो ये काफी लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो, और शॉर्ट में अगर आता है तो दो आते हैं, इसलिए हम एक ही पढ़ेंगे आज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इन्वेंटरी होता क्या है। तो इन्वेंटरी पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जहां पे भी इन्वेंटरी वर्ड आएगा तो इन्वेंटरी की बात हो रही है, मतलब स्टॉक की बात हो रही है ना। स्टॉक यानी जब हम अपने पास चीजें स्टॉक करके रखते हैं, है ना, यानी कि हम कब हम उसको सेल करना चाहते हैं, कुछ चीजें हम स्टोर करके रखना चाहते हैं, कुछ हम इमरजेंसी के लिए रखना चाहते हैं, तो इन्वेंटरी को सिंपल भाषा में कहा जाता है स्टॉक। इसी स्टॉक के बारे में आज हमको फार्मेसी में पढ़ना है कि इन्वेंटरी फार्मेसी में होता क्या है। ठीक है, तो इन्वेंटरी रिफर्स टू ऑल गुड्स। इन्वेंटरी में सारे सामान आते हैं, सारे सामान, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो मेडिकल सप्लाई हो, ठीक है, चाहे वो दवाएं हो, चाहे वो सप्लाई हो। अ कम्युनिटी फार्मेसी होल्ड्स फॉर सेल, जो कम्युनिटी फार्मेसी में बेचने के लिए रखी जाती है। कम्युनिटी फार्मेसी क्या है? कम्युनिटी फार्मेसी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कम्युनिटी फार्मेसी मैंने आपको पहले ही बताया था क्या होता है। कम्युनिटी फार्मेसी जब कोई मेडिकल वाला, ठीक है, आसपास के लोगों को दवाइयां देता है, दवाइयों के बारे में जानकारी देता है, लोगों से सोशल रिलेशंस बनाता है, उनको जानकारी चीजें देता है, तो जो मेडिकल वाले और लोगों के बीच का जो रिलेशन होता है उसको कहा जाता है कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी का मतलब ही होता है हमारे आसपास का समाज। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजों के बारे में हम लिख रहे हैं। पहले हम इन्वेंटरी के बारे में लिख रहे हैं, दूसरी डेफिनेशन हम लिख रहे हैं इन्वेंटरी कंट्रोल की। तो इन्वेंटरी कंट्रोल से पहले हमको पता होना चाहिए कि इन्वेंटरी क्या होता है। इन्वेंटरी का मतलब सारा सामान, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो दूसरे मेडिकल सप्लाई हो, जो कि कम्युनिटी फार्मेसी में रखे जाते हैं बेचने के लिए। इन्वेंटरी कंट्रोल क्या होता है, यानी कि स्टॉक कंट्रोल क्या होता है। इट इज मैनेजिंग दीज आइटम्स टू मीट पेशेंट नीड्स। जब हम अपने स्टॉक को कंट्रोल करके रखते हैं, मैनेज करके रखते हैं कि हमें पेशेंट की नीड के हिसाब से उसको मैनेज करके रखना है, जैसे कम से कम कॉस्ट पेशेंट को पड़े और हमारा भी प्रोडक्ट जो है वेस्ट ना हो। मतलब अगर हम पहले से ही बहुत सारा स्टॉक लेके रख लेंगे और हमारा वो स्टॉक बिकेगा ही नहीं तो एक्सपायर हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, उससे पेशेंट का तो कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान किसका होगा, हमारा होगा। ठीक है, तो हमको सब चीजें ध्यान में रखनी है ड्यूरिंग इन्वेंटरी कंट्रोल। सबसे पहले पेशेंट की नीड को ध्यान रखना है, हमारा पैसा कम से कम लगे। पैसा कम से कम तब लगेगा जब हम हमारा प्रोडक्ट को वेस्ट नहीं होने देंगे, है ना। और जब हम अपने प्रोडक्ट को वेस्ट नहीं होने देंगे तो हमें प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होगा। और ये सारी चीजें तभी होंगी जब अपने स्टॉक लेवल को बैलेंस करके चलेंगे। ना ही हम स्टॉक आउट हो जाएंगे, ना ही हम ओवर स्टॉक होंगे। स्टॉक आउट मतलब कि हमारे पास दवाइयां ही नहीं है और पेशेंट हमारे पास वो दवाई लेने आ रहा है, तब भी हमारा नुकसान है। और हमने ऐसी दवाइयों का स्टोरेज करके रखा है जो ज्यादा चलती ही नहीं है और पेशेंट हमसे लेने ही नहीं आ रहा है, तब भी हमारा नुकसान है। तो समझ में आया क्या है इन्वेंट्री, क्या है इन्वेंट्री कंट्रोल। जस्ट फॉर कंफर्मेशन एक बार मैं चैट ऑन कर लेती हूँ कि क्लास लैग तो नहीं हो रही है, स्क्रीन तो ब्लैक नहीं हो रही है, क्लास लैग तो नहीं हो रही है। एक बार कंफर्मेशन दे दो, तब तक मैं रिवाइज करवाती हूँ कि इन्वेंट्री क्या होता है। इन्वेंट्री मतलब वो सारे सामान, मेडिसिन और सप्लाई जो एक कम्युनिटी फार्मेसी में रखे जाते हैं बेचने के लिए। और इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब है इन्हीं आइटम्स को मैनेज करना। अब मैनेज हम किस हिसाब से करेंगे, पेशेंट्स की नीड के हिसाब से, हमारा पैसा कम से कम लगे और इसके साथ साथ हमने जो स्टॉक भर के रखा है वो वेस्ट ना हो। वेस्ट किस तरह से, एक्सपायर ना हो, डैमेज ना हो, और हमारा प्रॉफिट भी हो। बिना प्रॉफिट के कभी कोई बिजनेस करता है क्या? बिना प्रॉफिट के कभी कोई काम किया जाता है क्या? नहीं ना।
ठीक है, तो हमें हर एक चीज का बैलेंस करके रखना है, ना ही हमको स्टॉक आउट होना है, ना ही हमको ओवर स्टॉक होना है, तो उसको कहा जाता है इन्वेंट्री कंट्रोल, है ना। ऑडियो वीडियो सब बढ़िया है, अटक नहीं रहा ना, तो इसको चैट को ऑफ रखते हैं, तो ही क्लास बेहतर तरीके से चल पाएगी। चलिए अब आगे। अच्छा आदित्य, ऐसी बात है क्या? अब हमें पूछा है इन्वेंट्री कंट्रोल पे डिटेल क्वेश्चन पूछा गया है कि इन्वेंट्री कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो इन्वेंट्री कंट्रोल पहले हम लिखेंगे कि इन्वेंट्री कंट्रोल इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टॉक कंट्रोल। मैंने पहले ही बताया इन्वेंट्री जहां पे भी वर्ड आ रहा है मतलब स्टॉक की बात हो रही है, तो इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब है स्टॉक कंट्रोल। इट इज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग द राइट अमाउंट ऑफ सप्लाई इज अवेलेबल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे यह पक्का किया जाता है कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हम सामान सप्लाई कर रहे हैं वो सही मात्रा में सप्लाई हो रहा है। ठीक है। इन्वेंट्री कंट्रोल इनेबल्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द लीस्ट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब होता है कम से कम इन्वेस्टमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाओ विदाउट अफेक्टिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन। लेकिन अपने इस प्रॉफिट में कस्टमर को सेटिस्फाइड करना नहीं भूलना है। सबसे पहले है कस्टमर, सबसे पहले है हमारा पेशेंट। तो इन्वेंट्री कंट्रोल से कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर असर डाले बिना स्टॉक में कम से कम इन्वेस्टमेंट करना है और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है अगर हम अपने स्टॉक को कंट्रोल करके चल रहे हैं, अगर हम अपने स्टॉक को मैनेज करके चल रहे हैं। तो क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के? तो सबसे पहला मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है मीट पेशेंट डिमांड, यानी कि मरीजों की जरूरत को पूरा करना। ठीक है। इंश्योर एसेंशियल मेडिसिन आर ऑलवेज अवेलेबल टू प्रिवेंट डिलेज एंड मेंटेन कस्टमर ट्रस्ट। हमेशा आप यह पक्का करें कि जो भी जरूरी दवाएं हैं हमेशा पेशेंट को उपलब्ध हो ताकि देरी ना हो और कस्टमर का भरोसा भी बना रहे। सपोज हमें कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो गई, ठीक है, हम जिस मेडिकल वाले के पास जाते हैं हम उसके पास वो दवाई लेने गए, लेकिन उसके पास हमें वो दवाई मिली ही नहीं, तो दूसरी बार अगर हमें इमरजेंसी आएगी तो हम वहां जाने के बजाय पहले उस दुकान पे जाएंगे जहां पे हमें इमरजेंसी पे दवाई मिली हो। तो क्या होता है, इससे कस्टमर का ट्रस्ट बना रहता है, कस्टमर का भरोसा बना रहता है। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ही यही है मीट पेशेंट डिमांड, यानी कि मरीजों की जरूरतों को पूरा करना है। यह पक्का करना है कि जो भी जरूरी दवाएं हैं हमेशा उपलब्ध रहें। ठीक है, कभी उसको हमें देने में देरी ना हो ताकि कस्टमर का भरोसा बना रहे। दूसरा ऑब्जेक्टिव है मिनिमाइज कॉस्ट, यानी कि हमें कम से कम लागत लगानी है ना। रिड्यूस कैपिटल टाई अप इन स्टॉक, स्टॉक में फंसी पूंजी को कम करें। आप ज्यादा से ज्यादा स्टॉक भरते जाओगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाते जाओगे और आपको प्रॉफिट नहीं होगा तो आपको स्ट्रेस होने लगेगा, आपका फायदे की जगह बिजनेस डाउन होने लगेगा। ठीक है। तो स्टॉक में ज्यादा पैसा नहीं लगाना है, चीजों को ज्यादा स्टोर करके नहीं रखना है क्योंकि वो एक्सपायर्ड हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी, तो उससे जो लॉस होगा उस लॉस को हमको अवॉइड करना है। तो फिर क्या करें, सिर्फ जो दवाई की बिक्री ज्यादा होती है वो दवाई ज्यादा रखें, जिन दवाइयों की चीजों की बिक्री कम होती है उनको कम स्टॉक में रखें। जब अपन बिजनेस शुरू करेंगे तो अपन को आइडिया तो लग ही जाएगा ना पेशेंट हमसे कौन कौन सी दवाई लेने आ रहा है, पेशेंट हमसे कौन सी दवाई नहीं ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेडिकल्स पे सब होता है, सर्दी की दवाई, बुखार की दवाई, लोशंस, ठीक है, वाइप, सब होता है। अब आपको पता होगा कि लोशन वगैरह तो कम बिकेंगे मेडिकल की दुकान से, लेकिन दवाइयां तो ज्यादा बिकेंगी। तो क्या करना है, जैसे लोशन वगैरह है उसका स्टॉक कम रखना है, मेन एसेंशियल दवाइयों का ज्यादा रखना है। तो इससे कॉस्ट कम लगेगा और फायदा ज्यादा से ज्यादा होगा बिजनेस में हमारे। तीसरा है प्रिवेंट स्टॉक आउट एंड ओवर स्टॉक, यानी कि आपको आउट ऑफ स्टॉक भी नहीं जाना है और आपको ओवर स्टॉक भी नहीं होना है। और आउट ऑफ स्टॉक मतलब आपको पेशेंट आपसे दवाई लेने आ रहा है लेकिन आपके पास है ही नहीं, तो आपने अपनी सेल को लूज कर दिया, आपकी बिक्री गई। और आपको ओवर स्टॉक भी नहीं होना है कि आपने पैसे लगा लगा के बहुत सारा आपने सामान स्टोर कर लिया है तो वो एक्सपायर हो जाएगा। तो
आपको स्टॉक की कमी से भी बचना है और ओवर स्टॉकिंग से भी बचना है, यानी कि आपको आउट ऑफ स्टॉक वाली स्थिति में भी नहीं आना है जिसमें बिक्री का नुकसान हो, आपको ओवर स्टॉक वाली सिचुएशन में भी नहीं आना है जहां पे आपका पैसा फंसा हुआ हो और जहां पे आपके प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी वाली सिचुएशन आए। 3 ऑब्जेक्टिव्स के बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी और सेफ्टी। ठीक है, आपको टाइम टू टाइम एक्सपायरी डेट्स देखते रहना है। ठीक है, प्रोडक्ट की इंटीग्रिटी बनाए रखनी है, यानी कि प्रोडक्ट आपके पास अगर कोई पेशेंट लेने आ रहा है तो वो हमेशा होना चाहिए, क्योंकि वो पेशेंट्स की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है ना। क्वालिटी और सेफ्टी को आपको टाइम टू टाइम पक्का करना है, एक्सपायरी डेट्स पर नजर बनाए रखनी है, प्रोडक्ट की इंटीग्रिटी बनाए रखनी है जो कि मरीजों की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। इंटीग्रिटी मतलब विश्वास, आपका प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का होगा तो पेशेंट हमेशा आपके पास ही आएगा, चाहे आपके पास एक दो बार अगर आउट ऑफ स्टॉक हो भी गया और आप उससे कहोगे कि मैं कल तक मंगवा दूंगा तो वो कल तक भी आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्वालिटी और सेफ्टी। फिर आता है सपोर्ट गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, यानी कि मेंटेन ऑर्गेनाइज्ड स्टॉक फॉर एफिशिएंट डिस्पेंसिंग एंड कंप्लायंस। आपको सारी चीजों को जितनी भी आपके मेडिकल में फार्मेसी में है उसको ऑर्गेनाइज करके रखना है। अगर आपका गोडाउन अलग है तो गोडाउन में आपको होलसेल वाला स्टॉक अलग से रखना है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। सपोज आपकी दुकान पे कोई चीज खत्म हो गई और आप दुकान से गोडाउन में किसी को भेजते हो कि भाई जाइए जाके दवाई ले आ, तो 1 घंटा ढूंढने में नहीं लगना चाहिए, है ना। हर एक चीज जो है ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कुशल डिस्पेंसिंग के लिए होनी चाहिए। पेशेंट आएगा तो पेशेंट 1 घंटे तक वेट नहीं करेगा कि आप दवाई ढूंढ ही रहे हैं, सारी दवाइयां आपस में मिक्स पड़ी हैं, आपको मिल नहीं रही है, पैरासिटामोल कहाँ है, एस्पिरिन कहाँ है। तो आपकी अच्छी फार्मेसी प्रैक्टिस, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस वही कहलाती है जब आपकी सारी चीजें ऑर्गेनाइज हो, एक बार ढूंढने पे ही आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएं। ठीक है, ये होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद आती है इम्पोर्टेंस। क्या इम्पोर्टेंस है इन्वेंट्री कंट्रोल की? अगर आप स्टॉक को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करके चलते हो तो उसका महत्व क्या है? तो आप सबसे पहले ओवर स्टॉकिंग से और अंडर स्टॉकिंग से बच जाते हो, यानी कि आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसका आपने स्टॉक ज्यादा कर लिया हो और एक्सपायर हो जा रही हो, डैमेज हो जा रही हो, इससे आप बच जाते हो। अंडर स्टॉक से बच जाते हो, यानी कि आपकी सेल्स की बिक्री में कमी हो जाए, ऐसा भी नहीं होता है। जब भी पेशेंट आपके पास आता है आप उसको दवाई दे पाते हो। लागत कम लगती है, जब आप इन्वेंट्री कंट्रोल करते हो तब आपकी लागत कम लगती है ना, प्रॉफिट ज्यादा होता है, इससे कैश का फ्लो बना रहता है। मतलब आप उधार वगैरह के चक्कर में नहीं फंसते, है ना। कैश आया, हमने कमाया, हमने किसी से लिया था, हमने उसको दे दिया, या फिर हमने जितने कैश में सामान खरीदा था उतना हम सामान बेचते गए, उतना हम कमाते गए, तो कैश का फ्लो इंप्रूव हो जाता है। इनहेंसेस कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ग्राहक की संतुष्टि बढ़ती है अगर हम प्रॉपर बिजनेस करते हैं तो। बूस्ट ऑपरेशनल एफिशिएंसी, यानी कि जो भी हमारे ऑपरेशंस चल रहे हैं, ऑपरेशन यहाँ पे सर्जरी नहीं है, ऑपरेशंस हैं कि हमने होलसेलर से सामान खरीदा, होलसेलर से सामान खरीदने के बाद हमने अपना प्रॉपर स्टॉक बनाया, स्टॉक बनाने के बाद जब भी पेशेंट हमसे लेने आया तो हमने उसको टाइम पे दवाई दी, ये सारे ऑपरेशंस कहलाते हैं। तो ये हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाता है। कौन? इन्वेंट्री कंट्रोल। जब हम प्रॉपर स्टॉक कंट्रोल से काम करते हैं तो हमारी हर एक चीज सही तरीके से होती है। अब हमें पढ़ना है मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। कि इन्वेंट्री कंट्रोल हमने पढ़ तो लिया कि इन्वेंट्री कंट्रोल करने से ये फायदा होता है, लेकिन इन्वेंट्री कंट्रोल करने के मेथड कौन कौन से हैं? ठीक है, कैसे हम इन्वेंट्री कंट्रोल को कर सकते हैं, वो सारे मेथड्स अभी हमको पढ़ने हैं। आवाज क्लियर आ रही है ना? आवाज तो नहीं अटक रही? नहीं तो मेरी गरीबी बीच में आ जाएगी, क्योंकि गरीबों की आवाज भी नहीं निकलती है। आवाज आ रही है ठीक ना? थोड़ा जूम कर लेते हैं, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, जूम कर देती हूँ मैं। और ये लो, अब ठीक है। ठीक है, दिख रहा है अब? तो मेथड्स कौन कौन से हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के? 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स हमको पढ़ना है। पहले हमको पढ़ना है एबीसी एनालिसिस, दूसरा हमको पढ़ना है वेद एनालिसिस और तीसरा हमको पढ़ना है ईओक्यू। ठीक है, एबीसी एनालिसिस का फुल फॉर्म पूछा जाता है
ठीक है, और वेद एनालिसिस पूछा जाता है। तीसरा ईओक्यू का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो शुरू करेंगे हम एबीसी एनालिसिस से, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं एबीसी विश्लेषण हिंदी में। एबीसी का फुल फॉर्म होता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल, यानी कि सदैव बेहतर नियंत्रण, है ना, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। चलो कमेंट बंद कर दो यार, जितना पढ़ा जा रहा है उतना तो पढ़ो, बाद में जो कमेंट करना है करते रहना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो उसको हम अभी अच्छे से देखेंगे। सबसे हम पहले देखेंगे एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस में आता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ठीक है। इसमें जो है, इन दिस मेथड द स्टॉक ऑफ फार्मेसी इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। इसमें जो स्टॉक है, यानी कि जो इन्वेंट्री स्टॉक जिसको हम कहते हैं, उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी, है ना। इस पद्धति में फार्मेसी के स्टॉक को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी। नॉट ऑल आइटम्स इन स्टॉक्स आर ऑफ द सेम वैल्यू। अब कैटेगरी बनाई गई है 3, ए बी सी, तो इनमें जो सामान रखे जाते हैं उनकी वैल्यू सेम नहीं होती। तो क्या वैल्यू होती है ये हम देखते हैं। जैसे कैटेगरी ए है, ठीक है, तो कैटेगरी ए में सबसे वैल्यूएबल चीजें रखी जाती हैं, सबसे कॉस्टली आइटम्स रखे जाते हैं, तो उसको कहा जाता है कैटेगरी ए। श्रेणी ए में सबसे मूल्यवान और महंगी वस्तुओं को वर्गीकृत किया गया है ना। एबीसी हम पढ़ रहे हैं, एबीसी एनालिसिस। 3 कैटेगरीज हैं, तो पहली वाली जो कैटेगरी वो बहुत महंगी कैटेगरी है, यानी उसमें सारे कॉस्टली आइटम्स को रखा जाता है, ठीक है। दूसरा आ गए हम, सच आइटम्स हैव लार्ज इन्वेस्टमेंट बट नॉट मच इन नंबर। अब ये जो है कॉस्टली चीजें होती हैं, इसका जो इन्वेस्टमेंट होता है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगता है। लेकिन ये महंगी चीजें हम इसकी क्वांटिटी कम खरीद के रखते हैं। होती है महंगी है, लेकिन इसकी क्वांटिटी हम कम खरीद के रखते हैं, क्योंकि अगर ये महंगी चीजें ही हम ज्यादा से ज्यादा खरीद के रखेंगे ना, तो हमारा अगर एक्सपायर हो गया चीज तो हमें बहुत दिक्कत आएगी। अगर हमारी चीजें एक्सपायर हो गई, डैमेज हो गई, तो क्या होगा, उतना ही नुकसान हमको होगा, क्योंकि एक्सपायर्ड मेडिसिन का पूरा जो बिल फटता है वो बिजनेस जो कर रहा है उसी के ऊपर ही फटता है, ठीक है। तीसरी है, मोर केयरफुल एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल इज नीडेड फॉर सच आइटम्स। अब ये जो आइटम है बहुत महंगे हैं, ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा केयरफुल होना पड़ता है, बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। इसका जो कंट्रोल है उसको भी स्ट्रिक्ट तरीके से रखना पड़ता है, यानी कि नियंत्रण जो है इसका काफी सख्त है, ठीक है। तो कैटेगरी ए जो है उसमें बहुत ज्यादा कॉस्टली चीजें आती हैं, ठीक है, लार्ज इन्वेस्टमेंट लगता है, लेकिन हम इसकी नंबर्स यानी क्वांटिटी ज्यादा लेके नहीं रखते हैं, और इसमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। इसका कंट्रोल भी बहुत स्ट्रिक्ट रहता है, इसको नियंत्रण करना भी बहुत स्ट्रिक्ट रहता है। बात आती है कैटेगरी बी की। तो कैटेगरी बी में मिडिल पार्ट आता है, यानी कि ए और सी के बीच का जो होता है वो बी होता है। इसमें सबसे महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं, इसमें सबसे सस्ते प्रोडक्ट्स होते हैं, इसमें आते हैं मिडिल कैटेगरी के प्रोडक्ट्स, ना महंगे ना सस्ते, ठीक है। तो कैटेगरी बी मिडिल पार्ट होती है, यानी कि ए और सी के बीच की। दे आर लार्जर इन नंबर देन कैटेगरी ए। अब ये जो है ए वाली कैटेगरी से सस्ते होते हैं, इसके लिए इसकी जो हम क्वांटिटी रखते हैं वो थोड़ी ज्यादा रखते हैं। सपोज ए वाले आइटम 5 रखे तो बी वाले आइटम 10 से 15 रखते हैं, और सी वाले तो 20 से 25 तक रखते हैं, क्योंकि वो और सस्ते होते हैं, ठीक है। दीज आइटम्स हैव एवरेज कंजप्शन वैल्यू। ये वो आइटम होते हैं जो एवरेज, कभी बिकते भी हैं कभी नहीं भी बिकते हैं। बी आइटम्स हैव लेस इंपॉर्टेंस देन ए, सो मॉडरेट कंट्रोल इज नीडेड। अब बी आइटम्स जो है इनकी इंपॉर्टेंस ए से तो कम ही होती है, इसलिए इनकी ज्यादा देखरेख नहीं करनी पड़ती है। मॉडरेट मतलब मीडियम कंट्रोल भी अगर हम इन पे करेंगे तो सही होता है। फिर आती है श्रेणी बी, यही हिंदी में लिखा हुआ है। श्रेणी बी श्रेणी ए और श्रेणी सी के बीच उत्पादों के मध्य भागों का प्रतिनिधित्व करती है। श्रेणी ए की तुलना में संख्या में बड़े होते हैं, इन वस्तुओं का औसत उपयोग मूल्य होता है, और जो बी आइटम का महत्व ए से कम है, इसलिए मध्यम नियंत्रण भी रखते हैं तो हम चलता है। थर्ड आती है हमारी कैटेगरी सी, जिसको सी श्रेणी कहा जाता है। द आइटम प्लेस्ड अंडर सी कैटेगरी हैव द लोएस्ट कंजप्शन वैल्यू, ठीक है। ये जो इसके अंतर्गत आते हैं, इसकी जो वस्तुएं हैं इसका उपभोग मूल्य सबसे कम है।
इस पे इतना ज्यादा कंट्रोल रखने की जरूरत ही नहीं है, ऐसी चीजों पे ज्यादा नियंत्रण रखने की जरूरत ही नहीं है। इस पे हम कम नियंत्रण रखेंगे तो भी ये हमारे आइटम जो हैं अच्छे से ज्यादा क्वांटिटी में सही से रहते हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है एबीसी एनालिसिस। इसको मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ नेक्स्ट मेथड पढ़ने से पहले। क्या होता है एबीसी एनालिसिस? एबीसी एनालिसिस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। कैटेगरी ए में कॉस्टली आइटम्स रहते हैं, कॉस्टली आइटम्स रहते हैं इसलिए हम उसको ज्यादा क्वांटिटी में ज्यादा नंबर में नहीं रखते हैं। कॉस्टली होते हैं इसलिए इनका जो रेगुलेशन होता है वो बहुत हाई होता है, इन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। बी में जो है मीडियम कॉस्ट के प्रोडक्ट्स आते हैं, मीडियम कॉस्ट के प्रोडक्ट्स होते हैं तो नंबर इसके ए से ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब इसमें मीडियम कॉस्ट के प्रोडक्ट्स रहते हैं इसलिए इसका रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी मीडियम रहता है, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है। सी में जो है सबसे लो कॉस्ट के प्रोडक्ट्स आते हैं। ठीक है, इसको हम ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में रख सकते हैं और इसका लो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होता है, इस पे हम ज्यादा ध्यान नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। इसको कहते हैं एबीसी एनालिसिस। क्या है एबीसी एनालिसिस? एबीसी एनालिसिस एक तरह का इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड है। पढ़ते पढ़ते ये मत भूल जाना कि क्या पढ़ रहे हैं। तो एबीसी एनालिसिस क्या है? इन्वेंट्री कंट्रोल का मेथड है। इन्वेंट्री कंट्रोल का मेथड क्या है? स्टॉक कंट्रोल का मेथड है। स्टॉक कंट्रोल अगर हम करेंगे तो हम ओवर स्टॉक से बच पाएंगे, अंडर स्टॉक से बच पाएंगे, है ना। क्लासेस बीच में रुकती हैं तो पढ़ते पढ़ते ये नहीं भूल जाना है कि क्या पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है मेरी वजह से, मैं मानती हूँ, पर आज लास्ट है, आज के बाद नहीं होगा, मैं अभी कैमरा बदलवा दूंगी। थर्ड आता है, सेकंड आता है वेद एनालिसिस, जिसको हम वीईडी एनालिसिस कहते हैं। वाईडी एनालिसिस यहाँ लिखा है। वेद एनालिसिस इज बेस्ड ऑन क्रिटिकल वैल्यूज एंड शॉर्टेज कॉस्ट ऑफ द आइटम। ये जो वेद एनालिसिस है ये आइटम के महत्वपूर्ण मूल्यों और कमी लागत पर आधारित है, यानी कि हम इंपॉर्टेंट आइटम्स इसमें रखते हैं। Based on their criticality, the items could be classified into 3 categories। इसमें आइटम्स को हम 3 कैटेगरीज में विभाजित करते हैं। पहला आता है वाइटल, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण आइटम्स वाली कैटेगरी आती है। दूसरा आता है एसेंशियल, जो कि आवश्यक कैटेगरी वाली होती है। तीसरा आता है डिजायरेबल, यानी कि जिसकी जरूरत होती है। ठीक है, इसीलिए इसको वेद एनालिसिस कहा जाता है। वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल। तो सबसे पहले हम वाइटल कैटेगरी देखते हैं। वाइटल यानी कि महत्वपूर्ण कैटेगरी। These are essential products whose non-availability will stop the business operation। ये इतने important products होते हैं, अगर ये अनुपलब्ध रहे तो हमारा बिजनेस ही रुक जाएगा। एग्जाम्पल समझ लो आप, बुखार, सर्दी, गोली की दवाई, अगर किसी ने मेडिकल खोला और अगर वो सर्दी खांसी जुकाम की दवाई ही नहीं दे पा रहा है, ठीक है, सर्दी खांसी जुकाम की दवाई अगर वो नहीं दे पा रहा है तो उसका बिजनेस तो वहीं पे ठप हो जाएगा भैया, है ना। तो इसमें वो वाइटल चीजें आती हैं। These materials need to be stocked in all the time। ये जो सामग्रियां हैं इसको हर समय स्टॉक में रखना बहुत आवश्यक है। दूसरा आता है एसेंशियल। दिस रिफर्स टू द मटेरियल्स दैट रिक्वायर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टॉक। ये भी जरूरी है लेकिन इसको निश्चित मात्रा में जब आप स्टॉक में रखते हो तब भी चलता है। ठीक है, जैसे कि कौन सी दवाई हम इसमें मानेंगे? जैसे हम इसमें मानेंगे डायबिटीज वाली दवाइयां, ब्लड प्रेशर वाली दवाइयां। ठीक है, तो इसको हम कुछ निश्चित मात्रा या निश्चित स्टॉक में भी रखेंगे तो भी चलेगा। इट रिक्वायर्स अ मिनिमम अमाउंट ऑफ देम टू कीप प्रोडक्शन एक्टिव। उत्पादन को सक्रिय रखने के लिए इसकी न्यूनतम मात्रा की आवश्यकता होती है। कम से कम क्वांटिटी भी आप रखोगे और जैसे ही आपका स्टॉक खत्म हो गया आप दोबारा स्टॉक को भर लोगे तब भी चलेगा। डी आता है डिजायरेबल में। थोड़ा सा कट रहा है ऊपर से लेकिन इसलिए मैं पढ़ के बता रही हूँ कि डी आता है डिजायरेबल में, जिसको हम हिंदी में वांछनीय कहते हैं। ठीक है, दिस रिफर्स टू मटेरियल्स दैट डू नॉट रियली अफेक्ट प्रोडक्शन। ये वो मटेरियल होते हैं जो हमारे बिजनेस को ज्यादा प्रभावित नहीं करते हैं ना, उन सामग्रियों को संदर्भित करता है जो वास्तव में उत्पादन को प्रभावित नहीं करती है। प्रोडक्शन कैन रन विद और विदाउट दीज मटेरियल्स। इसके बिना भी हमारा बिजनेस चल सकता है। जैसे विटामिन ई के कैप्सूल हो गए, ये इतने जरूरी नहीं है, हम नहीं रखेंगे कहीं और से ले लेंगे और रोज तो इसकी बिक्री होती नहीं है। सनस्क्रीन लोशन हो गया, ठीक है, बॉडी लोशन हो गए, बेबी सोप्स हो गए, तो अगर ये चीज नहीं रखोगे तो ऐसा थोड़ी आपका बिजनेस बंद हो जाएगा।
तो ये उन सामग्रियों के साथ या उनके बिना भी चल सकता है। जैसे विटामिन ई के कैप्सूल हो गए, सनस्क्रीन लोशन हो गए, वो इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, जिसका स्टोरेज, जिसका स्टॉक इतना ज्यादा जरूरी नहीं रहता है। तीसरा आता है आपका लास्ट मेथड, जिसको ईओक्यू मेथड कहा जाता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि आर्थिक आदेश मात्रा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द आइडियल क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स अ बिजनेस should purchase to meet the demand while minimizing inventory costs such as holding cost, shortage cost and order cost. Economic order cost क्या है? इससे हमको एक आइडियल क्वांटिटी यानी कि आदर्श मात्रा पता चलती है कि हमको अपने बिजनेस में कितनी यूनिट रखनी है। ठीक है, और ताकि हम पेशेंट्स की डिमांड को पूरा कर पाए, कम से कम हम अपना पैसा लगाएं, जैसे कि होल्डिंग कॉस्ट कम लगाएं, शुरू में कम निवेश करें, जो कॉस्ट हम और दूसरी चीजों में लगा रहे वो कम लगाएं, ऑर्डर में कम लगाएं। तो ये ईओक्यू मेथड से हमको पता चलता है। आर्थिक ऑर्डर मात्रा यानी कि आर्थिक आदेश मात्रा, जिससे किसी व्यवसाय को होल्डिंग लागत, कमी लागत और ऑर्डर लागत जैसे इन्वेंट्री लागत को कम करते हुए मांग को पूरा करने के लिए खरीदना चाहिए। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, ईओक्यू का एक फॉर्मूला होता है, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ये 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जाता है। ईओक्यू को कैसे निकाला जाता है? इसको निकाला जाता है अंडर रूट डी एस अपॉन एच, और डी एस जो रहता है वो दुगना रहता है। डी रहता है डिमांड इन यूनिट्स, यानी कि आपकी कितनी डिमांड है, और ये जो डिमांड देखी जाती है सालाना देखी जाती है, टिपिकली ऑन एन एनुअल बेसिस। सपोज साल में आपको 100 यूनिट्स की डिमांड है, तो आप डी की जगह पे 100 रख दोगे। फिर आता है एस से आपका ऑर्डर कॉस्ट, यानी पर परचेज कितना ऑर्डर है। 100 रुपए का 100 प्रोडक्ट है, अगर वो आपको 20 रुपए में मिल रहे हैं, एग्जाम्पल बता रही हूँ, वैसे तो मिलेगा नहीं। ठीक है, अगर एक प्रोडक्ट है आपको 20 रुपए में मिल रहा है, तो 100 प्रोडक्ट कितने में मिलेंगे? 2000 में। वो 2000 आप यहाँ रख दोगे। होल्डिंग कॉस्ट यानी कि आपको होल्ड कितने समय तक का कॉस्ट लगाना पड़ेगा, ये पर यूनिट पर ईयर आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, जब ये तीनों चीजें आप निकाल लेते हो तो उसकी जो वैल्यू निकलती है उसको कहा जाता है इकोनॉमिकल ऑर्डर कॉस्ट। ठीक है, फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूला पूछा जाता है। आप चाहो तो इन तीनों मेथड में से कोई 2 मेथड भी लिख सकते हो, चलेगा, एक्सेप्टेबल होगा। वैसे तो 5 मेथड होते हैं। ठीक है, लेकिन इन 5 की जगह मैंने आपको कितने पढ़ाए हैं? इस 5 की जगह मैंने आपको पढ़ाए हैं 3, तो ये 3 के 3 भी अगर आप लिखोगे तो भी चलेगा।